चलिए आज हम देखते हैं रीढ़ की हड्डी हिंदी का यह नाटक आज क्या हो रहा है देखिएगा। पिछली बार हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से उमा गीत गाते गाते रुक जाती है जब अचानक शंकर पर नज़र पड़ती है। ठीक है, लड़के पर नज़र पड़ती है। उसके बाद राम स्वरूप जी कहते हैं उमा से, क्यों, क्या हुआ, गाना को पूरा करो उमा। इस प्रकार से उनके पिताजी ने कहा। फिर गोपाल प्रसाद जी कहते हैं नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। इस प्रकार से उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। फिर गोपाल प्रसाद जी क्या कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। राम प्रसाद जी भी बोलते हैं थोड़ा और बैठी रहो उमा। फिर उमा वहाँ पर उनके सामने बैठ जाती है। फिर गोपाल प्रसाद जी उमा से पूछते हैं तो तुम्हें पेंटिंग भी सीखी है, मतलब आपने चित्र बनाना भी सीखा है? तो उमा चुप रहती है। ठीक है। फिर राम स्वरूप कहते हैं हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो दीवार पर तस्वीर टंगी है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है और वह उस दीवार पर भी। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि उमा पेंटिंग भी जानती है, चित्रकारी भी जानती है। उन्होंने यह चित्र जो दीवार पे टंगा है वो उन्हीं ने बनाया है। इस प्रकार गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं हूँ, तो यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह, लड़के का पिता गोपाल प्रसाद पूछता है उमा से कि सिलाई वगैरह जानती हो? राम स्वरूप जी इसका जवाब देते हैं सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी। इस प्रकार से राम प्रसाद जी उत्तर देते हुए हंसते हैं। गोपाल प्रसाद जी, ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम वगैरह जीते हैं? कहने का तात्पर्य है कि स्कूल में पढ़ते हुए कुछ इनाम वगैरह जीता है। इस प्रकार से उमा सुनती है और चुप रह जाती है। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप रहती है। उस तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप शक पकाते हैं। उमा के इस व्यवहार से, उमा के चुप चुप रहने से गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं, मतलब थोड़ा सा हल्के से गुस्से में आते हैं। और राम स्वरूप शक पकाते हैं, मतलब थोड़ा सा घबराते हैं। ठीक है। इस प्रकार से राम स्वरूप जी दोबारा बोलते हैं अपनी बेटी को, जवाब दो उमा गोपाल प्रसाद से। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि उमा को बोलते हैं कि आपने गोपाल प्रसाद जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं, उसका जवाब दो। फिर जरा शर्माती है। राम स्वरूप जी बोलते हैं कि जरा सा शर्माती है। इनाम तो इसने, इतना कहते हुए फिर गोपाल प्रसाद जी जरा रूखी आवाज़ में बोलते हैं, जरा मुंह भी तो खोलना चाहिए। इस प्रकार से लड़के का पिता बोलता है उमा को कि जरा मुंह भी तो खोलना चाहिए, इतना शर्माना या चुप भी तो नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं। राम स्वरूप जी बोलते हैं उमा देखो आप क्या कर रहे हैं, जवाब दो ना। इस प्रकार से पिताजी लड़की उमा को बोलते हैं कि उमा देखो आप इस प्रकार से चुप बैठ रहे हो, अच्छी बात नहीं है, कुछ जवाब तो दो। फिर उमा बोलती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, हल्की सी आवाज़ लेकिन थोड़ा सा मजबूती से कहती है कि क्या जवाब दूं बाबूजी। अपने पिताजी को कहते हुए बोलती हैं क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता। उमा थोड़ा सा सख्त होते हुए बोलती है कि क्या जवाब दूं बाबूजी, जब किसी दुकान में कुर्सी और मेज बिकती है तो उस कुर्सी और मेज से कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ खरीदार को
दिखला देता है। पसंद आ गई तो ठीक, अच्छा है, वरना, इस प्रकार से उमा जवाब देती है। फिर रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, उमा, इस प्रकार से 2 बार कहते हैं। फिर उमा बोलती है, अब मुझे कह लेने दो बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बन के आए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उनसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे थे। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, उनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई की तरह देखभाल कर? इस प्रकार से उमा बोल उठती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। गोपाल प्रसाद जी ताव में आकर, गुस्से में आकर, बाबू राम प्रसाद, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था क्या? इस प्रकार से गोपाल प्रसाद जी जरा नाराज होते हैं उमा की बातों को सुनकर। ठीक है, चलिए देखिए आगे इस नाटक में क्या होता है। उमा कहती है तेज आवाज में, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। और जरा आपने इस शहजादे से पूछिए कि पिछले फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल में इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से क्यों भगाए गए थे। उमा ने इस प्रकार से जवाब में आगे बात बढ़ाई। इस प्रकार से शंकर ने बोला, बाबूजी चलिए। शंकर बाबूजी से बोलता है कि चलिए। इस प्रकार की बात सुनकर गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? इस प्रकार से उमा को बोलते हैं गोपाल प्रसाद जी। इस पर राम प्रसाद जी चुप रहते हैं। ठीक है, उमा बोलती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानियों के पैर पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। इस प्रकार से उमा कहती है, क्योंकि वो जान चुकी थी, अचानक गाना गाते गाते शंकर को देखा था तो उनका गाना रुक गया था, तो वह घटना उन्हें याद आ गई। इसी पर उमा ने थोड़ा सा तेज आवाज में इस प्रकार की बातें कह डाली। रामस्वरूप, उमा, उमा, उमा को चुप कराते हुए रामस्वरूप जी बोलते हैं। फिर गोपाल प्रसाद जी खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू राम प्रसाद, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है, आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है? मैं चलता हूँ। बेंत ढूंढते हुए उठाते हैं। फिर बीए पास, ओहो, गजब हो जाता। झूठ का भी कोई ठिकाना है? आओ बेटे चलो। इस प्रकार से गोपाल प्रसाद जी बोलते हुए अपने बेटे को लेकर चलने लगते हैं, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। फिर उमा बोलती है, जी हाँ जाइए, लेकिन घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन। इस प्रकार से उमा कहती है। गोपाल प्रसाद जी के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है। गोपाल प्रसाद जी का चेहरा उतरा हुआ था, लाचारी का गुस्सा दिख रहा था। उनके लड़के के रुआंसेपन, दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। बाबू राम प्रसाद जी को थोड़ा सा
धक्का जैसा लगता है, सदमा जैसे लगता है, इसलिए चुपचाप वे कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। सहसा मतलब अचानक चुप हो जाती है, लेकिन उसकी हंसी सिसकियों में तब्दील हो जाती है। वह जो हंस रही थी तो उसका चेहरा हल्के से रुहासेपन जैसा, आंखों में पानी जैसा में बदल जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। इस प्रकार से कुछ ऊंची बातों को सुनकर उनकी माता प्रेमा घबराहट की हालत में आती है उस कमरे में, और प्रेमा अपनी बेटी से बोलती है, देखती है कि उमा रो रही है, उमा रो रही है, इस प्रकार से कहती है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं और रतन आ जाता है। रतन उनका नौकर आ जाता है। रतन कहता है कि लीजिए बाबूजी मक्खन, हाथ में मक्खन रखा होता है और वो मक्खन ले आता है। अब रतन की तरफ सब कोई रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है, मतलब नाटक यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आपने इस कहानी में देखा कि किस प्रकार से उस समय के समाज में लड़कियों को पढ़ाना लिखाना तो बहुत ही गलत माना जाता था, लेकिन अगर किसी माता पिता ने अपने बच्चों को पढ़ा लिया तो उनकी शादी कराने के लिए उस लड़का जैसे उनके पिताजी बोले थे कि हम कम पढ़ी लिखी लड़की को ही अपनी बहू बनाएंगे। तो राम प्रसाद जी ने उस बात को छिपाए रखा कि उनकी बिटिया कॉलेज पढ़ी हुई है। लेकिन उमा एक बहुत ही होशियार, चतुर और समझदार लड़की थी। उन्होंने इस प्रकार से पूरे घटनाक्रम का सटीक जवाब दिया और उस लड़के को पहचानते हुए उनको आईना दिखा दिया। सही सही बात कहते हुए अपने शब्दों पर अडिग रही। उमा की बहादुरी ही इस अध्याय में हमें बहुत कुछ सिखाती है। ठीक है, तो आगे देखेंगे। इसमें कुछ शब्दार्थ लिखे हुए हैं, इसका आप अच्छे से अध्ययन कर लेना। यहाँ पर तकल्लुफ का जो शब्दार्थ दिया है वो शिष्टाचार दिया है या औपचारिकता दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको उस कॉपी में, फेयर कॉपी में लिख लेंगे। और आज हम इसका आपको एक गद्यांश लिखवा देते हैं। वैसे इसमें सिर्फ एक ही गद्यांश निकल कर सामने आ रहा है। ठीक है, इस गद्यांश को मैं आपको बता देता हूं कहाँ से कहाँ तक है इसका गद्यांश। ठीक है, तो देखिएगा। इसका गद्यांश यहां से शुरू होता है। ये देखिए, यहां से शुरू होता है। एक ही गद्यांश इसमें निकल रहा है। क्या जवाब दूं बाबूजी, डैश डैश डैश, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। इस प्रकार से इसका गद्यांश है और इस गद्यांश को हम लिखेंगे। आप कॉपी और पेन उठा लीजिएगा। सबसे पहले इसका हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में लिखना क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के सुप्रसिद्ध एकांकी रीढ़ की हड्डी, इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रख लेंगे, से अवतरित किया गया है। इसके लेखक हिंदी के सुप्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ठीक है, और इसका प्रसंग लिखेंगे। शंकर और उसके पिता गोपाल प्रसाद
उमा से भेड़ बकरियों की तरह कई तरह के सवाल पूछते हैं, जिसका उमा कटिबद्धता से उत्तर देती है। कटिबद्धता मतलब थोड़े से कड़े आवाज में, ठीक है। पूर्ण विराम। अब इसकी व्याख्या लिखेंगे। डेज देके लिखना है। लेखक माथुर ने सामाजिक कुरीति पर करारा व्यंग किया है। पूर्ण विराम। वे कहते हैं कि उमा से विवाह के लिए चलने, उठने, बैठने पर भी प्रश्न किए जाते हैं। पूर्ण विराम। गोपाल प्रसाद भी अपने बेटे के दुर्गुणों को नजरअंदाज करते हैं, जबकि उमा से सिलाई, पेंटिंग, इनाम आदि पर प्रश्न करते हैं। किंतु जब वे रुखाई से उमा के जबान न खोलने पर कटाक्ष करते हैं, तो उमा उन्हें करारा जवाब देती है। पूर्ण विराम। उमा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। आत्मसम्मान के बीच में योजक चिन्ह बना लेंगे। उमा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, इसलिए वह कहती है कि जब कुर्सी मेज बिकती है तो, कुर्सी मेज के बीच में योजक चिन्ह बना लेंगे। कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज को नहीं पूछता, मैं लड़की हूं, कोई वस्तु नहीं हूं जो मेरे से मोल भाव किया जा रहा है। मोल भाव के बीच में योजक चिन्ह। यहां पर मोल भाव का मतलब होता है सवाल जवाब, ठीक है। सवाल जवाब किया जा रहा है। पूर्ण विराम, ठीक है। तो यहां पर आपका इसका एक गद्यांश जो कि मात्र एक है इस अध्याय में, यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसे अच्छे से लिखिए और याद कीजिएगा, अक्षर साफ बनाइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इस अध्याय से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर के बारे में हम आपको कल फेयर कॉपी में लिखवाएंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।